हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2771 द स्टारी स्काई कॉरिडोर अप्रोचेस पार्ट 1 सितारों भरा गलियारा करीब है भाग 1। क्या ये सफल रहा? डेंग युआम्बो अपने आंसू नहीं रोक सके और उन्होंने अपने हाथों को प्रायोगिक मेज पर मजबूती से टिका दिया। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी ने इस विचार पर ठंडा पानी डालते हुए कहा, वो अभी केवल जागा है। वो सफल हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी और प्रयोगों के माध्यम से की जानी बाकी है। डेंग शेंटोंग ने अपने हाथों की ओर देखा और उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मुझे पता है कि मैं बदल गया हूं। तो ये है ईथर का सागर, सी ऑफ एथर। आप बहुत पहले ही उस रहस्यमयी दुनिया से जुड़ने में सक्षम थे, है ना? एक ऐसा क्षेत्र जिसे छूने के लिए केवल जीनियस ही योग्य होते हैं। आत्मा के स्तर पर सफाई और परिवर्तन बहुत अद्भुत है और ईथर के साथ संपर्क और ईथर का अतिक्रमण जीवन के विकास का सार है। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। झंगी, बस तुम इंतजार करो। देरसवेर, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। डोंगहाई शहर, डोंगहाईकू। ये हुआक्शु साम्राज्य का पूर्वी द्वार है जो सीधे उत्परिवर्तित समुद्री जीवों, म्यूटेटेड मरीन क्रीचर्स का सामना करने वाली अग्रिम पंक्ति है। शहर में एक सुनसान समुद्री चट्टान पर नीले और सफेद नौसेना युद्ध की वर्दी पहने एक व्यक्ति मूर्ति की तरह बैठा है। समुद्री हवा चुभने वाली थी जो अपने साथ नमकीन, नम वाष्प और बर्फ के कण ला रही थी जो उसके बिना दाढ़ी वाले चेहरे पर लग रहे थे। लहरें चट्टानों से टकरा रही थी जिससे कान फोड़ने वाली दहाड़ पैदा हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ सुनाई नहीं दे रहा और कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो बस दूर उस विशाल असीम समुद्र को निहार रहा था जो समय समय पर दहाड़ता था। यहां तक कि कुछ समुद्री बगुले, सीगल्स भी बिना किसी संदेह के उसके कंधे पर आ बैठे और अपने पंख साफ करने लगे, मानो वे उसे प्रकृति का ही एक हिस्सा मानते हों। ली चंगगोंग, ये व्यक्ति जिसे कभी सम्राट चेन, एम्परर चेन के नाम से जाना जाता था, हुआक्शु साम्राज्य की सेना का एक शीर्ष विशेषज्ञ, पूरे 2 साल से यहां एकांत में बैठा है। 2 साल पहले झंगी का उत्थान एक पहाड़ की तरह था जिसने अपनी पीढ़ी के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों पर दबाव डाल दिया था, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। उस तरह की ताकत केवल नेतृत्व करना नहीं है, बल्कि एक लंबी छलांग, लिप फ्रॉग जैसा विकास है। यहां तक कि किंग आर्थर और इंद्र जैसे जीनियसों ने भी शक्तिहीनता का गहरा एहसास किया। आक्रोश, ईर्ष्या और आत्मसंदेह एक बार ली चंगों की मानसिक स्थिति को पतन के कगार पर ले आए थे। वो एक बार सत्ता के संघर्ष में अपना रास्ता भटक गया था जिससे उसकी ताकत स्थिर हो गई थी, जब तक कि एक बार जब उसे गहरे नीले साम्राज्य, डीप ब्लू किंगडम में दूत के रूप में भेजा गया तो उसकी अजीब मछली के राजा, जिनके साथ लंबी बातचीत हुई, तुम्हारा चाकू बहुत भारी है, जिनके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ये चाकू का अपना वजन नहीं है, बल्कि वे कई विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम इसे देते हो। शक्ति, प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षा, ये सभी तुम्हारे चाकू की गति को धीमा कर देते हैं। यदि तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उन चीजों को छोड़ना सीखना होगा जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। उस क्षण ली चंगोंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो पूर्वी चीन सागर वापस आ गया, एक कमांडर के रूप में अपने हाव भाव को त्याग दिया और खुद को एक साधारण सैनिक मानकर वहां समुद्र देखने और लहरों को सुनने में दिन बिताने लगा। समुद्र आपके मन को शांत कर सकता है क्योंकि आप महसूस करेंगे कि जिसकी आप परवाह करते हैं वो विशाल समुद्र और प्रकृति के सामने वास्तव में नगण्य है। अपने मन को शांत करें, ध्यान केंद्रित करें और ध्यान से विचार करें
कि आपकी अपनी क्षमताओं को कैसे मुक्त किया जा सकता है। झंग यी ने मून मेडिटेशन मेथड सुओं को भेजा था, जिसने इसका अध्ययन किया था और इससे उसे बहुत लाभ हुआ था। काफी समय बाद उसे धीरे धीरे कुछ एहसास हुआ। उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करने और झंग यी को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय आपको पहले खुद को पीछे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हर पहलू में परफेक्ट नहीं होना चाहता। अगर मैं एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकूं तो वो बहुत अच्छा है। इसलिए उसने अब व्यापक क्षति या दिखावटी चालों का पीछा करना छोड़ दिया। वो केवल एक चीज का पीछा करता है, गति, स्पीड। ये चरम तक तेज है, ध्वनि को पार करने के लिए पर्याप्त तेज, स्थान, स्पेस को पार करने के लिए और यहां तक कि समय के किनारे को छूने के लिए। 2 साल तक उसने अपना सैन्य चाकू फिर से नहीं निकाला। उसने अपनी सारी तीक्ष्णता, मारने की इच्छा और भावना को संकुचित और छिपा दिया। उन्हें सामान्य दिखने वाली बंदूक की नली के भीतर छिपा दिया। अपनी तीक्ष्णता को छिपाना उस क्षण के लिए है जब इसे म्यान से निकाला जाए, ताकि सभी को चकित किया जा सके। टप टप टप। कदमों की एक श्रृंखला ने समुद्री चट्टान की शांति को भंग कर दिया। समुद्री बगुले डर गए और उड़ गए। ली चंगोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक की कोई झलक नहीं थी, केवल समुद्र जैसी गहरी शांति थी। उसके पीछे सुजाकू खड़ी थी, जो गहरे लाल रंग के कवच में लिपटी थी। आमतौर पर उग्र स्वभाव वाली ये महिला योद्धा अपने सामने मौजूद साधारण दिखने वाले व्यक्ति को देखकर अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति महसूस कर रही थी। वो आदमी जिसे वो भाई बुलाती थी अब एक अनुभवी अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा लग रहा था। गौ चेन। सुजाकू की आवाज हमेशा की तरह ठंडी रही। ली शुआई, आदेश है। स्टारी स्काई कॉरिडोर पहले से ही सौर मंडल के करीब है और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में सौर मंडल के किनारे तक पहुंच जाएगा। कमांडर चाहते हैं कि आप वापस आएं और साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करें। ली चंगोंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वो हिला, मूल रूप से चल रही समुद्री हवा अजीब तरह से एक पल के लिए रुक गई। उसने हाथ बढ़ाया और अपने घुटनों से हथियार उठा लिया। धीरे से ठंडी म्यान को सहलाया। 2 साल हो गए। उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी इसमें एक धातु जैसी गुणवत्ता थी। हम क्या बात करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि झंग यी क्या करने की योजना बना रहा है। वो खड़े होने के लिए पास की चट्टान के सहारे झुका, अपनी तलवार को अपनी बगल में म्यान में डाला और फिर सुजाकू को एक सहज मुस्कान दी। हालांकि अगर मौका मिला तो मैं सच में अपनी तलवार निकालने का एक उपयुक्त अवसर खोजना चाहता हूं। गंगनम, ब्लिज़र्ड सिटी। खिड़की के बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, जिससे पूरी दुनिया सफेद हो गई थी। गर्म कार्यालय में ज़ू झेंग महोगनी की कुर्सी पर बैठे थे, जो सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक थी। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उनके हाथ में अभी अभी आई एक खुफिया रिपोर्ट थी। अभी भी कोई खबर नहीं। ज़ू झेंग ने अपनी धड़कती कनपटियों को रगड़ा। उनके लहजे में चिंता थी। उनके सामने खड़े सचिव लैन जिनचिंग ने अपना चश्मा ठीक किया और सावधानी से उत्तर दिया। कमांडर, युवती का ठिकाना हमेशा से मायावी रहा है। 2 साल पहले की उस लड़ाई के बाद से वो अकेले आर्कटिक बर्फ के मैदान के सबसे गहरे हिस्से में चली गई है, ये कहते हुए कि वो एब्सोल्यूट जीरो का सच्चा अर्थ खोज रही है। ज़ू झेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर चुप हो गए। उसने अपनी निगाहें फ्रेमोंट की विंटर गॉडेस पर क्यों टिकाई? लैन जिनचिंग ने कहा, मिस ज़ू, वायु की क्षमताएं विविध हैं। वो व्यक्ति है जो चरम का पीछा करती है और उसकी राय में जमने के क्षेत्र में सबसे मजबूत अस्तित्व आर्कटिक बर्फ का मैदान होना चाहिए। चाहे वो विंटर गॉडनेस मोरना हो या आर्कटिक ग्लेशियर क्लैन, वे दोनों ही सीखने के बेहतरीन लक्ष्य हैं। हाल के वर्षों में
वो कभी कभी दिखाई दी है और हर बार दिखने के साथ एक हत्या जुड़ी होती है। लैन जिंचिंग ने डेटा का एक सेट निकाला। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में उनके कमान के तहत 30 से अधिक श्रेणी के उत्परिवर्तित जानवर भाग गए हैं। खुफिया मूल्यांकन से पता चलता है कि मिस की वर्तमान ताकत में संभवतः गुणात्मक परिवर्तन आया है। उनके भीतर की 2 पूरी तरह से विपरीत शक्तियां, बर्निंग और फ्रोस्ट, एक भयानक संतुलन प्राप्त करती दिख रही है। चैप्टर 2772 द स्टारी स्काई कॉरिडोर अप्रोचेस, पार्ट 2, सितारों भरा गलियारा करीब है, भाग 2। ये सुनकर ज़हू झेंग की कसी हुई भौहें आखिरकार थोड़ी ढीली हुई और उनकी आंखों में राहत की एक झलक चमकी, एक गहरी महत्वाकांक्षा। अच्छा, बहुत अच्छा। ज़हू झेंग खड़े हुए खिड़की के पास गए और चारों ओर गिरती बर्फ को देखने लगे। हालांकि झंग ही मजबूत है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। हालांकि देंग परिवार उसके साथ हो गया है, लेकिन वो उनकी पसंद थी। अपने पूरे जीवन में मैं, ज़हू झेंग, कभी किसी से कमतर नहीं रहा हूं। यदि एक दिन मेरी बेटी झंग को पीछे छोड़ने में सक्षम हो जाती है और उस सर्वोच्च पद पर खड़ी होती है। ज़हू झेंग ने धीरे से अपनी हथेली कांच पर दबाई, मानो वो पूरे हुआक्शु साम्राज्य का नक्शा थामे हुए हों। उस समय मैं ब्लिजार्ड सिटी का सच्चा स्वामी बनूंगा, और यहां तक कि पूरे हुआक्शु साम्राज्य का भी। आदेश जारी करो। ज़हू झेंग मुड़े, उनकी आंखें ठंडी और दृढ़ हो गई। ज़हू वायु से संपर्क करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करें। उससे कहो, स्टारी स्काई कॉरिडोर आ गया है। ये उसका मंच है और हमारे लिए शीर्ष पर पहुंचने का मौका भी। एक महान व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा होता है, वो कब तक दूसरों के अधीन रह सकता है? मुझे एक मौका दो और मैं झंग यी को अपना असली रंग दिखा दूंगा। उन्होंने ज़हू वायु के बारे में सोचा और उनके हाव भाव नरम हो गए। ज़हू वायु, वो मेरा खजाना है, मेरी आशा है। एक महामानव, सुपरह्यूमन, जो असीमित रूप से उन्नति कर सकता है। जो कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत करेगा, उसे निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टार कॉरिडोर पास आता गया, पूरा ग्रह पृथ्वी उबलते पानी के बर्तन जैसा दिखने लगा। चाहे वो हुआक्शु साम्राज्य और खुले तौर पर विभिन्न प्राचीन सभ्यताएं हों, या साय में प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन और होली सी, या कोनों में छिपे हुए वे अकेले ताकतवर लोग, हर कोई शुरू करने के लिए उत्सुक था। पौराणिक ओमेगा स्टेयरकेस के लिए, आशा और अस्तित्व की उस आखिरी किरण के लिए अंतिम तैयारी कर रहा था। एक भव्य पर्दा जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उठने ही वाला है। विशाल ब्रह्मांड में सौर मंडल आकाशगंगा के एक कोने में एक मामूली सा अस्तित्व प्रतीत होता है। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में इससे अधिक उत्तम स्थान लगभग कोई और नहीं है। यहां तक कि मामूली सा संख्यात्मक विचलन भी पृथ्वी को जीवन सहारा देने से रोक देता। ये निर्माता द्वारा बनाई गई चुनी हुई भूमि है। इस दिन सौर मंडल के एक ग्रह पृथ्वी पर सभी वेधशालाओं ने एक लुभावना दृश्य देखा। स्टारी स्काई कॉरिडोर के रूप में जानी जाने वाली विशाल संरचना ने आखिरकार विशाल शून्य को पार कर लिया और कुइपर बेल्ट पर अपनी विशाल छाया डाली। पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसके विशाल और अनुचित द्रव्यमान मास ने अभी भी एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। नेपच्यून की कक्षा नग्न आंखों को दिखाई देने वाले बिंदु तक थोड़ी खिसक गई है और अरबों क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं को इसकी भयानक गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा पकड़ लिया गया है। वे या तो टुकड़ों में टूट गए, उनके चारों ओर तारा वलय स्टार रिंग्स बन गए, या उन्हें गुलेल की तरह सौर मंडल की गहराइयों में फेंक दिया गया, जो संभावित उल्कापात, मीटियोर शावर, आपदाओं की एक श्रृंखला में बदल गए। पृथ्वी पर ज्वार हिंसक हो गए और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। अरोरा अब ध्रुवों पर नहीं दिखाई देता, बल्कि
भूमध्य रेखा के ऊपर एक भूत की तरह नाचता है। एक दशक पहले शुरू हुए हिमयुग से भी अधिक भयानक संकट आ गया है। ये आखिरकार यहां है। तियानहाई शहर, तियानहाई किले के सबसे ऊपरी गुंबद के नीचे। झंग यी वहां अकेला बैठा था। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चालू नहीं किया, बल्कि गहरे अंतरिक्ष को चुपचाप निहारने के लिए एक आदिम लेकिन अत्यधिक परिष्कृत ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग कर रहा था। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली डबल हेलिक्स संरचना एक विशाल, धीरे धीरे घूमने वाली ड्रिल बिट की तरह लग रही थी, जो इस शांत सौर मंडल में छेद करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही झंग यी ने रसातल, अबिस को निहारा, रसातल सभी जीवित प्राणियों पर दहाड़ उठा। बस बिना किसी पूर्व सूचना के। कोई चेतावनी नहीं थी और कोई मीडिया प्रतिबंध नहीं था। एक अजीब लहर एक पल में पूरे सौर मंडल में फैल गई। ये लहर दूरी, निर्वात, वैक्यूम और यहां तक कि पदार्थ की बाधा की भी अवहेलना करती थी। चंद्रमा के उजाड़ सुदूर हिस्से से पृथ्वी की हलचल भरी सतह तक, गहरे समुद्र के नीचे जलपरी साम्राज्य से लेकर पृथ्वी की पपड़ी के भीतर गहराई में मैग्मा छिपकली जनजाति तक, सौर मंडल के भीतर बुद्धि की अवधारणा रखने वाले सभी जीवन रूप, चाहे वे मनुष्यों की 6 पीढ़ियां हों, प्राचीन वंशज हों या नई प्राप्त बुद्धि वाले नए उत्परिवर्तित प्राणी हों, सभी ने एक साथ अपने दिमाग में एक ठंडी, भव्य और भावनाहीन आवाज गूंजते हुए अनुभव की। यह कोई ज्ञात भाषा नहीं थी, फिर भी इसने सभी जीवित प्राणियों को तुरंत इसका अर्थ समझने दिया। चेतावनी, अवैध स्रोत, स्टारी स्काई कॉरिडोर का पता चला। खतरे का स्तर, प्रलयकारी, कैटक्लिज्मिक, आपातकालीन प्रतिरक्षण तंत्र, इम्यूनाइजेशन मैकेनिज्म सक्रिय करें। आदेश, इस विमान की सभी बुद्धिमान संस्थाएं तुरंत आक्रमण के स्रोत को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें। पुरस्कार तंत्र सक्रिय, आक्रमण स्रोत के एक निश्चित द्रव्यमान को नष्ट करने या आंतरिक दूषित पदार्थों को साफ करने पर उच्च शुद्धता वाला ईथर प्रदान किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य को मारने पर नस्लीय उन्नति, रेशियल एडवांसमेंट का अधिकार प्रदान किया जाएगा। आवाज फीकी पड़ गई, लेकिन आत्मा की गहराई से कंपन लंबे समय तक बना रहा। यह है निर्माता, क्रिएटर की इच्छा। झंग यी ने अपने धड़कते सिर को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आतंक की एक झलक कौंधी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत आवाज के स्रोत की पुष्टि की। यह पहली बार था जब झंग यी ने उच्च स्तर की इच्छा शक्ति को सीधे सभी नस्लों को आदेश जारी करते देखा था। क्या यह सब कुछ नियंत्रित करने वाले और सभी नस्लों को पालने वाले निर्माता भगवान की पद्धति है? आयामों में भारी अंतर के कारण निर्माता सीधे भौतिक दुनिया में हेरफेर नहीं कर सकता। वह एक मिशन जारी कर सकता है और ईथर, माता नामक एक गाजर दे सकता है, जिससे पूरे सौर मंडल के अरबों जीवित प्राणी उस स्टार कॉरिडोर की ओर पागल कुत्तों की तरह दौड़ पड़ेंगे, जो ब्रह्मांड की स्थिरता को बाधित कर सकता है। नस्लीय पदोन्नति अधिकार, रेशियल प्रमोशन राइट्स। झंग यी की आंखें तुरंत चमक उठीं। निर्माता द्वारा पसंद की जाने वाली वे नस्लें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएंगी। उदाहरण के लिए, निर्माता के अपने बेटे इहेन नस्ल और चौथी पीढ़ी के आर्क लोग, जिन्हें विशेष रूप से ड्रक लोगों को दबाने के लिए बनाया गया था। उन सभी के पास उच्च आध्यात्मिकता है, क्योंकि उन्हें निर्माता द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। उदाहरण के लिए, एक अवसर उत्पन्न हुआ है। किसी भी नस्ल के लिए ये एक अपरिहार्य जहर है। इस समय हर बुद्धिमान प्राणी ने ये आवाज सुनी, यहां तक कि वे नस्लें जिन्होंने शुरू में स्टार कॉरिडोर पर बहुत कम ध्यान दिया था, अब उनके दिल जुनून से जलने लगे। स्टार क्लैन उस समय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और एक समय उन्होंने ड्रक लोगों को इतना दबा दिया था कि वे मिट्टी और पत्थर खाते थे। यदि उन्होंने निर्माता के साथ विश्वासघात नहीं किया होता, तो ये दुनिया पहले से ही स्टार क्लैन की होती। हे, यदि किसी के पास पर्याप्त ताकत हो
तो कौन स्वेच्छा से दूसरों को अपनी नियति नियंत्रित करने देगा? शू, अपनी जुबान पर काबू रखो। यदि अवसर हमारे सामने है तो हमें उसे पकड़ना होगा। उसी समय तियानहाई शहर, उच्चतम जैविक प्रयोगशाला। झू के ने बेदाग सफेद लैब कोट और चश्मा पहना था और वो अपने सामने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप्स के एक सेट को ध्यान से देख रही थी। चैप्टर 2773, एनेसिस सिटी रैली 1। एनेसिस सिटी रैली 1। बाहर का शोर शराबा उसके लिए अप्रासंगिक लग रहा था, यहां तक कि वह दिव्य आवाज जो अभी अभी उसके दिमाग में गूंजी थी, उसने भी उसे केवल 1 सेकंड के लिए रुकने पर मजबूर किया, इससे पहले कि उसके हाथ में मौजूद ड्रॉपर ने अपना स्थिर प्रवाह फिर से शुरू कर दिया। उसके सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे सूक्ष्म दुनिया में एक भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। पेट्री डिश में फैंग वुल्फ क्लैन के सबसे मजबूत योद्धा से ली गई सक्रिय कोशिकाएं, सेल्स हैं। इन कोशिकाओं में भयानक जीवन शक्ति और आक्रामकता है, जो ज्ञात शारीरिक शक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इस क्षण कोशिकाओं के इस लाल समूह के किनारे पर एक अजीब धूसर काला, ग्रे ब्लैक रंग दिखाई दिया। वो एक घाव, लीजन है, ब्रह्मांडीय विकिरण धूल, कॉस्मिक रेडिएशन डस्ट की एक सूक्ष्म मात्रा, जिसे झंगी स्टार कॉरिडोर के बाहरी किनारे से वापस लाया था। झू के द्वारा यहां सावधानी पूर्वक टीकाकृत, इनोक्यूलेटेड की गई थी। धूसर काली रोगग्रस्त कोशिकाएं बुद्धिमान भेड़ियों की एक सेना की तरह फेंगवॉल्फ कबीले की सामान्य कोशिकाओं को पागलों की तरह निगल रही है और भ्रष्ट कर रही है। वे अधिक मजबूत, अधिक क्रूर हैं और थकान नहीं जानती। केंद्र क्षेत्र, न्यूक्लियस रीजन की स्वस्थ कोशिकाएं ढहने की कगार पर है। यदि मेजबान, होस्ट हस्तक्षेप करता है तो फेंग वुल्फ सेल समूह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो फेंग वुल्फ कबीला भी अपनी अलौकिक शारीरिक शक्ति के साथ इस तरह के हमले का सामना अपने आप नहीं कर सकता। हमें हस्तक्षेप करने के लिए गुप्त तरीकों का सहारा लेना होगा। झू के खुद से बुदबुदाई। उसकी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। उसने धीरे से अपने हाथ में ड्रॉपर को धकेला और सुनहरे तरल की एक बूंद पेट्री डिश के मध्य क्षेत्र में गिर गई। ये एक अत्यधिक केंद्रित पोषक घोल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था, जिसमें एक हार्मोन मिलाया गया था जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को उत्तेजित कर सकता था। सिजल। इस मीठी बारिश से पोषित होकर फेंग वुल्फ कबीले की कोशिकाएं, जो लगातार कम हो रही थी, अचानक ऐसी हो गई जैसे उन्हें चिकन ब्लड का इंजेक्शन दिया गया हो। वे बेतहाशा विभाजित होती हैं, बड़ी और मजबूत हो जाती है। उनकी सेलुलर संरचना अधिक मजबूत हो जाती है, यहां तक कि सख्त कोशिका भित्ति, सेल वॉल्स और आक्रामक स्यूडोपोडिया विकसित कर लेती है। पहले की एकतरफा स्थिति तुरंत उलट गई। मजबूत स्वस्थ कोशिकाओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया, धूसर काली रोगग्रस्त कोशिकाओं को घेर लिया, उनसे लड़ने लगी और उन्हें निगलने लगी। झू के ने इस दृश्य को शांति से देखा। उसकी आंखों में एक सार्थक चमक थी। इसे ही प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है। जब मेरे शरीर पर बाहरी वायरस द्वारा आक्रमण किया जाता है तो मैं परीक्षण विषय के रूप में व्यक्तिगत रूप से बाहर जाऊंगी और वायरस से आमने सामने लड़ूंगी। मुझे बस इस पेट्री डिश में प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने और इसे पर्याप्त पोषण और उत्तेजना प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स कड़ी मेहनत कर सकें। वो सीधी खड़ी हुई, अपना चश्मा उतारा और खिड़की से बाहर कुछ अशांत आसमान की ओर देखा। हम सब, निर्माता, क्रिएटर की पेट्री डिश में सिर्फ कोशिकाएं हैं। बस कुछ कोशिकाएं जीवित रहना चाहती हैं, जबकि अन्य कल्चर डिश से अलग होना चाहती है। सी फोर्ट्रेस, डोम वेधशाला, डोम ऑब्जर्वेटरी। झंगी अभी भी रहस्यमयी संकेत द्वारा लाई गई जानकारी का आनंद ले रहा था कि अचानक
एक तीखे अलार्म ने सन्नाटा तोड़ दिया। चेतावनी, चेतावनी। नेटवर्क तक जबरन पहुंचने वाले अत्यंत उच्च तीव्रता वाले बाहरी सिग्नल का पता चला। रक्षा दीवार को तोड़ा जा रहा है। तोड़ना विफल रहा। यह फिर से संगठित हो रही है। प्रतिद्वंद्वी ने एक अज्ञात आवृत्ति बैंड पर क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटैंगलमेंट तकनीक का उपयोग किया। फिर कम्युनिकेटर के माध्यम से यांग जिंगसिन की आवाज आई। वो बहुत तेज बोल रही थी। भाई, एक अत्यंत शक्तिशाली सिग्नल स्रोत हमारे वैश्विक संचार नेटवर्क को जबरन हाईजैक कर रहा है। दूसरे पक्ष का तकनीकी स्तर बहुत ऊंचा है, जो चौथी पीढ़ी की सभ्यता की स्पष्ट विशेषताएं दिखा रहा है। मैं इसे रोक नहीं सकती। यांग जिंगसिन की आवाज में लाचारी की एक झलक थी। दूसरे पक्ष की तकनीकी सभ्यता का स्तर स्पष्ट रूप से उनके स्तर से बहुत ऊंचा था। यांग जिंगसिन के शीर्ष स्तर के कंप्यूटर कौशल के बावजूद वो दूसरे पक्ष को अपनी जानकारी में घुसपैठ करने से नहीं रोक सकी। हालांकि यह कोई दुर्भावनापूर्ण हमला नहीं था। दूसरे पक्ष ने बस हमारे संचार चैनल पर कब्जा कर लिया। इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। झंग यी ने अपने सामने वाली बड़ी स्क्रीन की ओर देखा, जहां स्टार कॉरिडोर की मूल छवि स्थिर, स्टैटिक के एक धब्बे में बदल गई थी। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और चंचल भाव से कहा, चूंकि भगवान की इच्छा अभी अभी जारी की गई है, तो भगवान के दूत को स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा दिखाना चाहिए। बड़ी घटनाओं के होने में अनिवार्य रूप से कुछ व्यक्ति शामिल होते हैं, जो वृत्तांत, नैरेटिव पर नियंत्रण पाने और उससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जो आदेश शब्द कहता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण शक्ति वाला कोई होना चाहिए। अगले सेकंड स्नोफ्लेक्स गायब हो गए। स्क्रीन पर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे जापानी लोगों ने पवित्र और अनुल्लंघनीय महसूस किया। पृष्ठभूमि बादलों में लटका हुआ एक भव्य सफेद शहर है, जिसमें ऊंची मीनारें और भजनों, हिम्स की आवाज है। तस्वीर के बिल्कुल केंद्र में एक संपूर्ण चेहरे वाला प्राणी खड़ा है। उसका रूप एक इंसान के समान है, जिसकी त्वचा बेहतरीन मटन फैट जैसी सफेद है और लंबे सुनहरे बाल बहती हुई धूप की तरह है। मनुष्य शायद ही कल्पना कर पाएंगे कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ जीवन ऐसा दिख सकता है, क्योंकि ये इतना संपूर्ण है कि इसमें कोई दोष नहीं है। वो व्यावहारिक रूप से झंग यी के समान ही है। आखिरकार झंग यी का शरीर झूक के द्वारा डाई क्षमता का उपयोग करके पहले से ही पूरी तरह से संशोधित किया जा चुका था। सुंदर होना तो बस सबसे बुनियादी गुण है। तस्वीर में दिख रही आकृति की सबसे खास विशेषता शुद्ध सफेद, विशाल पंखों के 2 जोड़े हैं, जो फैलने पर कई मीटर तक खिंच जाते हैं। इसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ाते थे, जिससे धब्बेदार धूप बिखरती थी। ये आर्क सभ्यता की चौथी पीढ़ी का शिखर है। स्टार क्लैन के करीबी रिश्तेदार, फेदर्ड पीपल, पंखों वाले लोग। ये पश्चिमी पौराणिक कथाओं में गॉट देवता का प्रोटोटाइप है। पंखों वाली आकृति ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज हवा के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे सभी के दिमाग में गूंज रही थी, जिसमें करुणा और प्रेम की गहरी भावना थी। मैं पंखों वाले लोगों के कबीले का प्रमुख हूं, उग्रदूत बिमिया। इस युग के प्राणियों के पास निर्माता, क्रिएटर की इच्छा आई है। स्टारी स्काई कॉरिडोर पुराने युग का एक घातक ट्यूमर है, एक विधर्म, हेरेसी, जो ईश्वर की इच्छा की अवहेलना करता है। इसका आगमन इस दुनिया में विनाश और आपदा लाएगा। निर्माता के सबसे वफादार सेवक और इस ग्रह के पूर्व संरक्षक के रूप में पंखों वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इस आपदा का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए सभी नस्लों का नेतृत्व करें। छवि में बिमिर अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाता है। उसकी निगाहें मानो स्क्रीन को चीरते हुए हर दर्शक को देख रही हों। आज दोपहर 3 बजे हमारा कबीला उत्तरी यूरोप के महत्वपूर्ण शहर एनेसी में दुश्मन के खिलाफ रक्षा के लिए सभी कबीलों की महान सभा बुलाएगा। हम सभी सभ्यताओं के नेताओं और सभी नस्लों के सबसे मजबूत योद्धाओं को उपस्थित होने के लिए
सौहार्दपूर्ण ढंग से आमंत्रित करते हैं। उस समय हम स्टार कॉरिडोर के बारे में मुख्य न्यूक्लियर खुफिया जानकारी जारी करेंगे और एक संयुक्त युद्ध योजना तैयार करेंगे। इस दुनिया के अस्तित्व के लिए, सभी नस्लों के भाग्य के लिए और हमारे प्रभु की महिमा के लिए कृपया समय पर उपस्थित हो। बोलने के बाद छवि एक सुनहरे निमंत्रण कार्ड पर जम गई और फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। संचार बहाल हो गया है, लेकिन झंगी की भौहें बुरी तरह तन गई। पंखों वाले लोग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और बाहर कूद पड़े। झंगी ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। ये नस्ल बहुत अच्छी तरह छिपी हुई है। मॉन्टेस्क्यू ने पहले उल्लेख किया था कि वे होली सी के संरक्षक थे, जो मुड़ी हुई जगह, फोल्डेड स्पेस में या अत्यंत ऊंचाई पर तैरते द्वीपों पर एकांत में रहते थे और सतह के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करते थे। अब स्टारी स्काई कॉरिडोर के संकट का लाभ उठाते हुए उन्होंने एक हाई प्रोफाइल उपस्थिति दर्ज की है और तुरंत मार्शल आर्ट की दुनिया के नेता की मुद्रा अपना ली है, जिसका इरादा सभी नस्लों पर शासन करने का है। चैप्टर 2774 एनएससी सिटी रैली 2 ईश्वर स्तर की सभ्यता की तीसरी पीढ़ी, स्टार रेस का एक करीबी रिश्तेदार। यह रिश्ता काफी दिलचस्प है। झंगी मुस्कुराया। क्या यह धार्मिकता की आड़ में स्टारी स्काई कॉरिडोर पर नियंत्रण करने का एक प्रयास है? तथाकथित विनाश शायद सिर्फ एक ढोंग, स्मोक स्क्रीन है। जाए या न जाए, ये एक समस्या है। यदि आप जाते हैं तो आपको एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा और पंखों वाले लोग, विंग्ड पीपल, आप पर देवताओं की इच्छा की अवज्ञा करने का लेबल लगा सकते हैं और आपको निशाना बना सकते हैं। आखिरकार आजकल पूरे सौर मंडल की सभी नस्लें स्टार कॉरिडोर के खतरे का सामना करेंगी। यदि कोई एकांत में रहना चाहता है तो उनके संबंधित कबीले ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी कल्पना करें, आप अग्रिम पंक्ति में हताश होकर लड़ रहे हैं, जबकि अन्य पीछे छिपकर जीत के फलों का आनंद ले रहे हैं और आपके कबीले के सबसे मजबूत योद्धाओं के युद्ध में मारे जाने के बाद कुछ लोग आपकी तरफ से हमला कर सकते हैं। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका मतलब है कि यदि आप वहां जाते हैं तो आप किसी और के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरी यूरोप में एनेसी, पंखों वाले लोगों का गढ़, हुआक्शु साम्राज्य और ड्रैगन कबीले के प्रभाव क्षेत्र से दूर, कौन जानता है कि ये कोई जाल है? सभी नस्लों के बीच कितने शक्तिशाली लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं जो झंगी के पास है। वहां उसकी अपनी प्रतिभा भी है, एक ऐसी प्रतिभा जिसने सुपर यूनिवर्स स्तर की क्षमताओं को जगाया, जिसे कोई उसके ओरिजिन को छीनकर चुरा भी सकता है। जब झंगी हिचकिचा रहा था, उसके निजी कम्युनिकेटर में कंपन हुआ। ये एक विशेष एन्क्रिप्टेड चैनल है। झंगी ने कॉल का जवाब दिया और बाई लोंगिवेनमो की परिष्कृत लेकिन उदासीन आवाज आई। झंगी, क्या तुम्हें वो एंजेल फ्लायर मिला? मिल गया। झंगी फीकी मुस्कान के साथ बोला, इससे मुझे सिर दर्द हो रहा है। सीनियर, इन पंखों वाले लोगों, फेदर्ड पीपल की पृष्ठभूमि क्या है? वे इतने अभिमानी हैं, शुरू से ही ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे 10,000 नस्लों के गठबंधन का हिस्सा हों। पक्षियों के पंख वाले अहंकारी मूर्खों का झुंड। बेलोंग के लहजे से स्पष्ट रूप से उसका तिरस्कार झलक रहा था। वे खुद को रचना का डार्लिंग मानते हैं और छोटी बात का बतंगड़ बनाना पसंद करते हैं। हालांकि उनकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। सभ्यता की पहली पीढ़ी के दौरान उन्होंने आकाश को नियंत्रित किया और यहां तक कि 5वें युग के अंत में ड्रैगन के साथ भी भिड़ गए, जिससे वे पुराने प्रतिद्वंद्वी बन गए। तो सीनियर का क्या मतलब है? हां, बेशक मैं जाऊंगा, बाई लॉन्ग ने दृढ़ता से कहा। यदि स्टारी स्काई कॉरिडोर वापस आता है तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण ज्वार ने पहले ही पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेट्स को फाड़ना शुरू कर दिया है।
यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो हर कोई मुसीबत में होगा। ऐसे समय में कोई भी नस्ल अलग नहीं रह सकती। इसके अलावा हालांकि पंखों वाले लोग अहंकारी हैं, लेकिन उनके पास स्टार क्लैन के बारे में कुछ टॉप सीक्रेट जानकारी है। उसे जाकर सुनना अच्छा होगा। जैसा कि बाइलोंग ने पहले कहा था, पंखों वाले लोग उसी पीढ़ी के होने के कारण उसी युग के स्टार क्लैन के बारे में कुछ जानकारी रखते थे। तुम्हें सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा ड्रैगन कबीला भी वहां होगा। हमारे वहां होने पर उन बर्डमैन की हिम्मत नहीं होगी कि कोई परेशानी खड़ी करे। यह सुनकर कि ड्रैगन कबीला उसका समर्थन कर रहा है, झंगी ने तुरंत अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। लेकिन फिर भी थोड़ा आश्वस्त होते हुए उसने पूछा, सीनियर, मेरा एक और सवाल है। अगर स्टार कॉरिडोर का मामला अच्छी तरह से निपट जाता है तो क्या यह सच में दुनिया का अंत होगा? निर्माता, क्रिएटर का संकेत भयानक लगता है। ईथर की दुनिया, अचेतनता का एक संग्रह, कगागो। ये पहली बार है जब इस सत्ता ने दुनिया के सभी बुद्धिमान प्राणियों को एक सूचना जारी की है। अतीत में केवल कुछ ही लोग इसका संकेत प्राप्त करने में सक्षम थे, जैसे झंगी, जिसने अभी अभी इप्सिलॉन के क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह स्पष्ट है कि कगागो स्टार कॉरिडोर की वापसी को बहुत महत्व देता है। संचार के दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मानो बेलोंग भी सोच रहा हो। दुनिया को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। बेलोंग की आवाज स्थिर और आत्मविश्वास से भरी थी। यह सौर मंडल परीक्षण मैदान निर्माता द्वारा अनगिनत प्रयासों के साथ बनाया गया था। निर्माता एक विफल प्रयोग को इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। यदि इसे ठीक से संभाला जाए तो यह वास्तव में बहुत परेशानी भरा हो सकता है। सतह को साफ किया जा सकता है और कई कमजोर नस्लों का सफाया हो सकता है, लेकिन इससे दुनिया का पूर्ण विनाश नहीं होगा। एक उजाड़ स्टार क्लैन, भले ही वो कभी अजेय रहा हो, अंततः इतिहास की धूल बन गया है। मरे हुए लोग ही दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। दुनिया के विनाश के बिंदु तक वाली बात सुनकर झंगी ने राहत की थोड़ी सांस ली। अगर धरती फटने वाली होती तो अभी भी कुछ करने की गुंजाइश होती, लेकिन सावधानी और मौत के डर की अंतर्निहित प्रवृत्ति से प्रेरित होकर झंगी ने अकथनीय रूप से जोड़ा, सीनियर हूं। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर चीजें वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो जाएं? क्या होगा अगर ड्रैगन पृथ्वी छोड़ने और भागने का फैसला करे? झंगी 2 बार हंसा। उसका लहजा बेहद ईमानदार था। कृपया हमें अपने साथ ले चलें। मुझमें शायद कई अन्य अच्छे गुण न हों, लेकिन मैं आज्ञाकारी हूं और मैं अपना खाना खुद लाता हूं। मैं निश्चित रूप से आप पर बोझ नहीं बनूंगा। कम्युनिकेटर के दूसरे छोर पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। स्क्रीन के माध्यम से भी झंगी सफेद ड्रैगन बाइलोंग के अत्यंत निराशा और अवाक होने के भाव को महसूस कर सकता था। एक ब्लैक नाइट स्तर का इनह्यूमन, जिसे पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वास्तव में लिफ्ट लेने और भागने के बारे में सोच रहा था। बीप बीप बीप। बेलोंग ने तुरंत कॉल काट दी। झंगी ने काली स्क्रीन की ओर देखा, कंधे उचकाए और शर्मिंदगी महसूस नहीं की। जी, क्या आप मुश्किल समय के लिए तैयारी करने की अवधारणा को समझते हैं? अस्तित्व, सर्वाइवल ही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। वो खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर अशांत आकाश की ओर देखा और उसकी निगाहें धीरे धीरे तेज हो गई। नॉर्डिक एनएसी एंजेल्स, तो चलिए चलते हैं और भगवान के इन तथाकथित दूतों से मिलते हैं। एक्साइन, तैयार हो जाओ। हमें आज दोपहर वहां समय पर पहुंचना है। इस साल का जमावड़ा 5 साल पहले की ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आखिरकार कई नस्लें उस बैठक में शामिल भी नहीं हुई थी, विशेष रूप से शीर्ष स्तर की शक्तिशाली ताकतें, जो छठी पीढ़ी जैसी कमजोर नस्ल के साथ कुछ भी चर्चा करना अपनी शान के खिलाफ समझती थी। लेकिन इस बार
समझौता होने के बाद ये संभावना नहीं है कि कोई भी नस्ल इस बैठक को नजरअंदाज करेगी। जैसे जैसे सभी नस्लों के दुश्मन के खिलाफ रक्षा के लिए महान सभा का समय करीब आया, पूरे ग्रह की हवा भारी होती गई। हालांकि ये पंखों वाली नस्ल द्वारा शुरू की गई एक बैठक थी और सभी बुद्धिमान नस्लों के लिए खुली थी। 6 पीढ़ियों ने देश को कई साम्राज्यों और गुटों में विभाजित कर दिया है, लेकिन पिछले संसाधन समेकन कंसोलिडेशन के बाद अभी भी 10 बड़े पैमाने के गुट मौजूद हैं। लेकिन छठी पीढ़ी के मनुष्यों की श्रेणी में हर कोई जानता है कि इस बैठक में बोलने की शक्ति बहुत पहले ही प्रतिभागियों की संख्या और गुणवत्ता पर आ गई है। वे हमेशा जिनसेंग एसोसिएशन में बड़ी संख्या में लोगों को भेज सकते हैं ताकि वे कुछ प्रतिनिधियों का चयन कर सकें। इसलिए उस दिन दोपहर में दुनिया भर से कई शीर्ष श्रेणी के विमान तियानहाई हवाई अड्डे पर उतरे। आपातकालीन परामर्श के बाद मानवता की 6 पीढ़ियों के प्रमुख देशों और गठबंधनों ने आखिरकार एक आम सहमति बना ली। उन्होंने एनेसी की यात्रा करने के लिए मानव प्रतिनिधि मंडल ह्यूमन डेलीगेशन नामक एक अस्थायी प्रतिनिधि मंडल बनाने के लिए दोस्तों, अपने ये था शीर्ष आज का प्रतिनिधियों चैप्टर। का आपको चयन वीडियो किया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।